Okay, students, so let's get started with today's past paper, that is 9702/22 May June 2021. So let's start with this one. Okay, so first of all question 1 पे आते हैं. Question 1 में क्या लिखा हुआ है? Complete table 1.1 by stating whether each of the quantities is a vector or a scalar. भाई acceleration क्या है? Vector. Electrical resistance क्या है? Scalar. Momentum क्या है? Vector. स्टेट द कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एन इक्विलिब्रियम. क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? ज़ीरो. एंड रिजल्टेंट मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए? रिजल्टेंट मोमेंट मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. अ फ्लोटिंग सॉलिड सिलेंडर इज अटैच्ड बाय अ वायर टू अ सी बेड. क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है हमें, हाइट दैट इज़ इन द वाटर गिवन है, वेट गिवन है हमें, वाटर की डेंसिटी गिवन है. परफेक्ट हो गया. द वायर एंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर आर बोथ वर्टिकल. द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, चलो अब इसका सवाल क्या है? कैलकुलेट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द सिलेंडर ड्यू टू वाटर. अप थ्रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्ज्ड. रो क्या है बच्चों? वाटर की रो है 1 × 10⁻10 और जी क्या है? 9.81. वॉल्यूम किस तरह निकलेगा? वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज 0.023. ये लिख लेते हैं पहले, 0.023 इंटू द हाइट दैट इज इमर्ज्ड इन वाटर. तो वाटर के अंदर बच्चे कितनी हाइट इमर्ज्ड है? ओनली दिस वन, दैट इज 0.19. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 0.19 से. तो आंसर क्या आ जाएगा अब थ्रस्ट का? 42.9 न्यूटन. सही है. शो दैट द टेंशन इन द वायर इज 15 न्यूटन. तो बच्चे नीचे की तरफ इसकी कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो वेट लग रही है, ठीक है, दैट इज व्हाट? 28 न्यूटन. ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? ऊपर की तरफ हमारा अप थ्रस्ट लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? अभी कैलकुलेट किया है, 42.9 न्यूटन्स. तो ऊपर की तरफ अगर 42.9 न्यूटन्स है, नीचे की तरफ 28 न्यूटन्स है, तो इज दिस बैलेंस? नहीं. बट सवाल में लिखा हुआ है कि द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम. तो क्या ऐसी टेंशन जो है वो इस रोप में लगेगी दैट विल कॉज द सिलेंडर टू बी इन इक्विलिब्रियम? ये टेंशन की क्या ऐसी फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल या दैट विल कॉज इक्विलिब्रियम? तो 28 प्लस टी दैट इज डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स दैट इज 42.9. टी इज इक्वल्स टू 42.9 माइनस 28. आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 15 न्यूटन. तो यही हमने शो करना था. ठीक है. द वायर हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस. कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द वायर. स्ट्रेस किस तरह निकलता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अभी हमने क्या निकाली है? टेंशन 15 न्यूटन. एरिया क्या है? 3.2 इंटू, अच्छा जब ये मिलीमीटर स्क्वायर को आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, यू मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻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 ⁻
पास्कल, सही है। द सर्फेस ऑफ वाटर ग्रेजुअली राइजेज अंटिल इट लेवल्स द टॉप सर्फेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, state and explain qualitatively the variation of the strain energy stored in the wire as the water surface rises। यार वाटर सरफेस जिस तरह राइज करेगा ये ब्लू वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, कवर्ड विद वाटर। अब ब्लू वाला पार्ट अगर वाटर से कवर हो जाएगा तो ये वाली जो 0.19 मीटर वाली हाइट है ये बढ़ जाएगी, तो अब थ्रस्ट क्या करेगा, वो भी बढ़ जाएगा। अब थ्रस्ट बढ़ जाएगा तो ये जो टेंशन की फोर्स है इसको हमने बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। तो हम किस तरह इसका जो है वो बेसिकली इसको आंसर को किस तरह स्ट्रक्चर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अप थ्रस्ट इंक्रीजेज, अप थ्रस्ट इंक्रीजेज, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, दिस विल कॉज द टेंशन इन द स्प्रिंग या इन द वायर टू इंक्रीज, in the wire to increase, hence the strain energy will also increase, hence the strain energy will also increase। ठीक हो गया, चलो let's move on to the next question, that is question number 2। A ball is thrown vertically downwards to the ground as illustrated in figure 2.1। ओके हो गया। बॉल की इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड 8.7 है, डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड u।
u निकालनी है हमें, v गिवन है दैट इज़ 8.7, u निकालनी है, डिस्टेंस है s, एक्सेलरेशन है 9.81। तो यार मुझे बताओ अगर v गिवन है, s गिवन है और a गिवन है, u निकाल सकते हो? यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है? सिर्फ और सिर्फ u मिसिंग है। v क्या है बच्चों? v इज़ 8.7 स्क्वायर, u मिसिंग है, u स्क्वायर की जगह रख दिया 2 इंटू 9.81 इंटू क्या है डिस्टेंस 1.5। So you can calculate u as 6.8 ms minus 1. Simple as that. State how Newton's third law apply to the collision between the ball and the ground. भाई collision between the ball and the ground पे Newton's third law कैसे apply करता है? The force that the ball acts on the ground is equal and opposite to the force that the ground exerts on the ball. Simple as that. The ball is in contact with the ground for a time of this 0.091 seconds. The ball rebounds vertically and leaves the ground with a speed of 5.4 ms minus 1. ठीक है. The mass of the ball is this. Calculate the magnitude of the change in momentum of the ball during the collision. तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम किस तरह निकालते थे? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यार मास गिवन है, मास इज 0.059, फाइनल वेलोसिटी क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में 5.4। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने इस सवाल के लिए नेगेटिव कंसिडर किया है, ठीक है। सो अपवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव एंड डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है। अपवर्ड में है तो वी विल पुट -5.4 और इनिशियल क्या थी? इनिशियल वाज डाउनवर्ड 8.7, तो दैट वुड बी पॉजिटिव -8.7। तो द चेंज इन मोमेंटम विल कम आउट टू बी व्हाट? -0.83 न्यूटन पर सेकेंड। बट हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड देना है, वी डोंट हैव टू गिव द साइन, सो वी विल पुट 0.83 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स किस तरह निकलता था? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम 0.83 आया, चेंज इन टाइम क्या आएगा बच्चे? चेंज इन टाइम इज 0.091, सो वी प्लग इट इन हियर 0.091। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑफ फोर्स? इट कम्स आउट टू बी 9.1 न्यूटन, ठीक है। यूज योर आंसर टू पार्ट C2 to calculate the magnitude of the average force exerted by the ball by the ground on the ball during the collision। ठीक हो गया। हमने बच्चे मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन। तो यार एवरेज फोर्स किस तरह निकलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये ग्राउंड के साथ कोलाइड कर रहा है बच्चे, तो एक तो मोमेंटम की चेंज की वजह से फोर्स लग रही है, दूसरी वेट की वजह से फोर्स लग रही है। दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू बॉल का मास दैट इज 0.059, ये क्या होगा? वेट क्या होगा? 0.059 इंटू 9.81 विच इक्वल्स टू व्हाट? 0.58 न्यूटन, ठीक है। एक तो ये फोर्स है, टोटल फोर्स क्या होगी? टोटल एवरेज फोर्स क्या होगी? वेट प्लस दिस वाली फोर्स दैट इज ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम। तो दिस विल बिकम 9.1 प्लस 0.58 which is equals to 9.7 Newton. Simple as that. Part D पे आ जाओ। The ball was thrown downwards at time t is equals to 0 and hit the ground at time t is equals to capital T. Speed और t का हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। ऑन फिगर 2.2 स्केच है ग्राफ, ठीक है। ओके, स्पीड और t का ग्राफ बनाना है। तो बच्चों स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ किस तरह बनेगा? अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट हेयर। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह की? क्योंकि द एक्सेलरेशन और ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू व्हाट? ए इज इक्वल्स टू 9.81 ms minus 2, ठीक है। इन प्रैक्टिस एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लेजिबल। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी विथ टाइम ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इन डी, ठीक है भाई। वो कह रहा है कि यार अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है m है वो किस तरह इफेक्ट होता? तो द ग्रेडियंट वुड हैव स्टार्टेड टू डिक्रीज और एक पॉइंट पे आके हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है या ग्रेडियंट 0 हो जाता। सो हाउ विल वी राइट दैट? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज कॉजिंग रिजल्टेंट फोर्स टू डिक्रीज, और रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी तो क्या होगी? एक्सेलरेशन डिक्रीज, हेंस ग्रेडियंट या m डिक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है, फॉर द अबव ग्राफ। चलो
Let's move on to question 3. Okay students, so let's move on to question 3. The weight of a child is 330 Newton. Okay. Initially वो 4 मीटर above the ground है, ठीक है, at point X, और वो अपनी जर्नी कहाँ ख़त्म कर रहा है बच्चों? At point Y, that is 1.1 मीटर above the ground. ठीक है, हमने क्या बताना है? The kinetic energy of the student at Y is 540 जूल्स. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो बच्चे की है दैट इज इक्वल्स टू 540 जूल्स. उसका वेट कितना है बॉय का या चाइल्ड का? 330 न्यूटन. ओके हो गया. और एक्स पे हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है? 4 मीटर्स. और वाई पे हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है? 1.1 मीटर. चलो लेट्स मूव टू पार्ट ए. कैलकुलेट द डिफरेंस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट पॉइंट एक्स एंड वाई. भाई डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या लिखेंगे? एम जी इंटू चेंज इन एच. एम जी वेट गिवन था हमें चाइल्ड का, यस 330, ये रहा, दिस इज द वेट गिवन 330 न्यूटन. तो लिख देते हैं 330 इंटू चेंज इन हाइट क्या आई है? 4 मीटर की हाइट से 1.1 पे आ गए हो आप, तो 4 माइनस 1.1, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इट कम्स आउट टू बी 960 जूल्स. ओके. An average frictional force of 52 Newton acts on the child when moving from x to y. भाई x to y जब आप मूव कर रहे हो तो चाइल्ड पे कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है. लेट से इस तरह से, ठीक है, बैकवर्ड मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 52 न्यूटन की. सही है, दिस इज ऑफ 52 न्यूटन. अच्छा, अब हमने क्या करना है? By considering changes of energy, determine the distance moved by the child from x to y. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों हम एनर्जी कन्वर्जन का लॉ लिख लेते हैं. टोटल एनर्जी एट x इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एनर्जी एट y. ठीक है. अच्छा यार, टोटल एनर्जी एट एक्स क्या होगी या टोटल एनर्जी एट स्टार्ट क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स. टोटल एनर्जी एट वाई क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी एट वाई प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. यहाँ पे वर्क डन के साथ सबस्क्रिप्ट में मैं फ्रिक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, सो इट विल बी विजिबल. अब लेट्स मूव दिस पॉइंट हियर. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाई, ये वैल्यू हमने कहाँ निकाली थी? फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए में. दैट इज व्हाट? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दिस वाज द हाइट फॉर एक्स, दिस वाज द हाइट फॉर वाई. तो हमने चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी निकाल ली है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. ओके. अच्छा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 960. काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई को भी अब आप इस साइड पे ले आओ. दिस बिकम्स व्हाट? -540 इज इक्वल्स टू व्हाट? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को किस में ब्रेक कर सकते हो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या गिवन थी इन द क्वेश्चन? 52 न्यूटन. तो इसकी जगह बच्चे हम लिख देते हैं 52 न्यूटन. तो रिमेनिंग वेरिएबल क्या है? डी. तो कैन यू कैलकुलेट डी? यस, डी का आंसर क्या आता है? इट कम्स आउट टू बी 8.1 मीटर. सिंपल एज दैट. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द चाइल्ड लीव्स द स्लाइड एट पॉइंट y, ओके, विद अ वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 41 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. द पाथ ऑफ द चाइल्ड थ्रू द एयर इज शोन इन फिगर 3.2. ओके हो गया. पॉइंट z इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द चाइल्ड थ्रू द एयर. ओके, अज्यूम दैट एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेजिबल. भाई ये जो z पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है. आपका जो y ऑब्जेक्ट है दैट इज बीइंग रिलीज्ड विथ एन एंगल ऑफ 41 डिग्री. ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट पॉइंट y. पॉइंट y पे आपको स्पीड ऑफ द चाइल्ड निकालनी है. तो हमें y पे काइनेटिक एनर्जी पता है बच्चों? यस, 540. चलो, काइनेटिक एनर्जी इज एट y इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर. 540 इज इक्वल्स टू 1/2. अब m किस तरह निकालोगे? आपको वेट गिवन था 330 न्यूटन ऑफ द चाइल्ड. यस, उसको डिवाइड कर दो 9.81 से. एंड द ओनली रिमेनिंग वेरिएबल इज व्हाट? v स्क्वायर. तो कैन यू कैलकुलेट v? यस, यू कैन कैलकुलेट v. v का आंसर क्या आ रहा है? इट कम्स आउट टू बी 5.7 ms-1. ओके, अब पॉइंट z पे आपने वेलोसिटी निकालनी. बच्चे अगर पॉइंट z इज़ द हाईएस्ट पॉइंट तो मुझे बताओ यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0.
सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा z पे? ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट थ्रू आउट द जर्नी सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लूँ एट पॉइंट y, दिस विल बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट एट z। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? लेट मी मूव अबव एंड यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ। देखो वेलोसिटी क्या आ रही थी हमारे पास बच्चों? ये वेलोसिटी आ रही थी हमारे पास 5.7, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 5.7 cos 41। लेट्स राइट इट डाउन हियर एज वेल, 5.7 cos 41। तो स्पीड एट एक्स क्या, स्पीड एट जेड क्या हो जाएगी? इट कम्स आउट टू बी 4.3 ms-1, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव स्टेट व्हाट इज मेंट बाय पीरियड। पीरियड से क्या मुराद होता है? इन द प्रोग्रेसिव वेव द टाइम इट टेक्स फॉर वन वेव टू बी कंप्लीटेड। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, दिस इज द थिंग, वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड टाइम पीरियड या पीरियड। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेरी इजी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? वेन एवर टू वेव्स, टू और मोर लिख देते हैं, टू और मोर वेव्स मीट एट अ पॉइंट या overlap, meet at a point या overlap, the total displacement of the waves is the sum of the individual displacement of the waves, is the sum of the individual डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स। ठीक है, ये सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का लॉ जो है वो आपने नोट्स में ही पढ़ा था। यू कैन राइट इट हियर एज वेल। इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर एक वेव आ रही है विद ए का एम्पलीट्यूड टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, सही है, ये ए का एम्पलीट्यूड है, और लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पे जा रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है। ठीक है, दिस वन। तो ये दोनों जब मिलेंगी तो दे बोथ विल क्रिएट एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2a, दैट इज द सम ऑफ बोथ द एम्पलीट्यूड्स इंडिविजुअली। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ आ गई आपके पास, लैंडा लिख लेते हैं, इधर क्या है 0.04 मीटर्स। फ्रॉम टू सोर्सेज एक्स एंड वाई ट्रैवल इन अ वैक्यूम, द अरेंजमेंट ऑफ द सोर्सेज इज शोन। ओके हो गया। x टू z कितना डिस्टेंस है? 1.38 मीटर्स, और y टू z कितना डिस्टेंस है? 1.24 मीटर्स। अ डिटेक्टर मूव्स अलोंग अ पाथ दैट इज पैरेलल टू x y। ओके, इस पाथ में डिटेक्टर मूव कर रहा है, ये पाथ है डिटेक्टर का, डॉटेड लाइन। अ पैटर्न ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इज डिटेक्टेड। ओके, डिस्टेंस एक्स वाई इज दिस, डिस्टेंस वाई जेड इज दिस। ओके, अब क्या निकालना है? स्टेट द नेम ऑफ द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कंटेन्स द वेव फ्रॉम एक्स एंड वाई। यार हमारी वेव की वेवलेंथ क्या है? 0.04 मीटर। एंड डू यू रिमेंबर इतनी हायर वेवलेंथ किस वेव की होती थी? माइक्रोवेव। सही है, सो वी राइट माइक्रोवेव्स हियर। ओके, कैलकुलेट द पीरियड इन पीको सेकेंड्स ऑफ द वेव। पीरियड निकालना है भाई हमने ऑफ द वेव, तो हाउ विल वी डू दैट? वेरी वेरी ईजी। हम क्या करेंगे? v इज इक्वल्स टू एफ लैंडा करेंगे। ठीक है, इसमें से जो f है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इनटू लैंडा। लैंडा में गिवन है बच्चे 0.04। ओके, वेलोसिटी क्या होगी? 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इंटू लैंडा क्या है? 0.04। ओके, तो our answer will come out to be t is equals to 0.04 divided by 3 into 10 raised to the power 8। टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा? अच्छा, दिस इज लुकिंग 108 बट दिस इज 10 की पावर 8 नॉट 108। ठीक है, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी 130 पिको सेकेंड्स, और यू कैन राइट एज 130 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। ठीक है, पिको सेकेंड्स में लिखना बेहतर है क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट जो है वो पिको सेकेंड्स में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। शो दैट द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट z बिटवीन द वेव्स फ्रॉम x एंड y इज 3.5 लैंडा, वेयर लैंडा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ x z कितना है?
एक्स जेड इज़ 1.380 ओके। अच्छा लेट मी क्लियर दिस ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। एक्स जेड इज़ 1.30 ओके। वाई जेड किसके इक्वल है भाई? वाई जेड इज़ इक्वल टू 1.240 मीटर, सही है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है लेंथ में? वी कैन कैलकुलेट डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस के लिए लेट से चेंज इन पी, इट इज़ इक्वल्स टू 1.380 माइनस 1.240, इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? दिस इक्वल्स टू 0.14 मीटर, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 0.04 मीटर्स इज इक्वल्स टू 1 लैंडा, तो 0.14 मीटर विल बी इक्वल टू व्हाट? निकाल सकते हो बाय द व्हाट? बाय द रेशियो मेथड। अगर मैं इसको लेट से x लेवल कर देता हूँ हेयर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.5 लैंडा। दिस इज द सिंपलेस्ट वर्किंग फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम ड्रैग करके इसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। वी हैड टू शो के द पार्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेव्स वाज 3.5 लैंडा, ठीक है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट z। भाई फेज डिफरेंस किस तरह निकलेगा? पार्ट डिफरेंस निकाल लिया हमने, यस पार्ट डिफरेंस निकाल लिया। हमें पता है 1 लैंडा इज इक्वल्स टू 2 पाई का फेज डिफरेंस, तो 3.5 लैंडा विल बी इक्वल टू हाउ मैनी पाइज का फेज डिफरेंस? 7 पाई का फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे हमने आंसर डिग्री में देना है, तो एक और रेशो मेथड लगाते हैं। 1 पाई इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डिग्रीज? 180 डिग्रीज। 7 पाई विल बी इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज? x। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? x कम्स आउट टू बी 1260 डिग्री, सही है। द वेव्स फ्रॉम x अलोन हैव द सेम एम्पलीट्यूड एट पॉइंट z as the waves from y alone, okay. State the intensity of the waves at point z। अच्छा तो बेसिकली ये पार्ट 5 में हमसे ये कह रहा है बच्चों के, लेट मी इरेज दिस, ठीक है। पार्ट 5 में हमसे ये कह रहा है कि ये जो x से हमारे पास रे आ रही है एट z, इसका एम्पलीट्यूड a है, और y से जो हमारे पास रे आ रही है एट z, उसका एम्पलीट्यूड भी a है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ 3/5 लैंडा पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद है मैंने कुछ लैंडाज लिखवाए थे कि किन किन पे डिस्ट्रक्टिव होती है, किन किन पे कंस्ट्रक्टिव होती है। तो 3/5 लैंडा पे हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ओके। अच्छा यार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ कि अगर एक वेव इस तरह आ रही है विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ a टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और एक वेव इस तरह आ रही है, ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों का कंबाइंड एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो द आंसर विल बिकम व्हाट? आंसर स्टेट द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स एट पॉइंट z, 0, ठीक है। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेव्स फ्रॉम x एंड y आर बोथ डिक्रीज टू द सेम लोअर वैल्यू, ओके। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, अब क्या होगा? द वेव स्टेज विद इन द सेम रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द चेंज ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा अलोंग द पाथ ऑफ डिटेक्टर। बच्चों अगर आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हो तो मुझे बताओ वेवलेंथ क्या करेगी? बढ़ जाएगी ना, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो ये जो लैंडा है बेसिकली, लेट मी सी, अगर मैं तुम लोग को ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आओ, ठीक है, ये जो पॉइंट z है वो कितने डिस्टेंस पे बना है? 3/5 लैंडा, ठीक है, 3.5 लैंडा। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हो तो लैंडा क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो ये एट अ हायर वैल्यू बनेगा, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस का डिफरेंस होगा तो ये बनेगा। तो what you can say the maximums and minimums will spread out. The maximas and minimas will spread out. Maximas and minimas will spread out. Simple as that. ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में बच्चों क्या लिखा हुआ है? डिफाइन द टर्म ओम। ओम को किस तरह डिफाइन कर सकते हो? वोल्ट पर यूनिट एम्पेयर, सिंपल एज दैट, ठीक है। अ वायर इज मेड ऑफ रेजिस्टिविटी P, लेंथ L is gradually increased. Assume that the volume of the wire remains constant as the length is increased. Show that the resistance R of the extending wire is directly proportional to L square, okay। अच्छा देखो अब बात सुनो, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R is equals to
रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब हमें वो कह रहा है बच्चों कि वॉल्यूम जो है आपका कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख दूँ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, अब ये जो बच्चे एरिया का टर्म है ना, इसको मुझे किसी तरह सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में मैं क्या करता हूँ, मैं एरिया को सब्जेक्ट बना देता हूँ। एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, और अब इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूट A is equals to VL in equation 1, simple as that। तो यार R is equals to rho L divided by V upon L is equals to what? R is equals to रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। तो यही तो हमने दिखाना था कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल का स्क्वायर। सो वी हैव शोन दैट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पार्ट सी पे आ जाओ। अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ओके हो गया, एज शोन इन फिगर 5.1। An ammeter measures the current I in the circuit. A voltmeter measures the potential V across the variable resistor. ओके हो गया, ठीक है। Now what we have to do? The resistance R is now varied to change the values of I and V. Okay. The variation with I of V is shown. Okay. Use figure 5.2 to state the EMF of the battery. भाई EMF of the battery निकालनी है, तो how will we calculate it through this graph? तो बच्चों EMF क्या होगी? The initial voltage stored in the battery. तो ये क्या वैल्यू आ रही है? Initial voltage that is without any current 2.4 volts. We place it here. सही है। Use figure 5.2 to determine the power dissipated in the variable resistor when there is a current of 5 ampere. भाई 5 एम्पेयर का करंट है, तो वोल्टेज अक्रॉस द वेरिएबल रजिस्टर कितना होगा? वोल्टेज अक्रॉस द वेरिएबल रजिस्टर विल बी समवॉट अराउंड 1.3। ठीक है, 1.3 वोल्ट्स। और करंट कितना है? 5 एम्पेयर। तो पावर क्या आ जाएगी बच्चों? पावर विल कम आउट टू बी आई वी, दैट इज इक्वल्स टू आई क्या है 5, वोल्टेज क्या है 1.3, तो पावर क्या आ जाएगी 6.5 वोल्ट्स। ठीक है। स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि V वर्सेस I का ग्राफ है ना, तो इट इज बेसिकली गिविंग यू द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। ठीक है, I think I have written this spelling right. So let's come on to question 6. One of the results of the alpha particle scattering experiment is that a very small minority of alpha particles are. Now students, let's come on to question 6. One of the results of the alpha particle scattering experiment is that a very small minority of the alpha particles are scattered by an angle greater than 90 degrees. State what may be inferred about the structure of the atom from this. First of all, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि let me rephrase it correctly. Most of the atom या most of the atomic mass is concentrated where? Is concentrated inside the nucleus. Concentrated inside the nucleus, leaving large empty spaces. Leaving large empty spaces. ठीक है। और बच्चे जो रिपेल हो रहे हैं पार्टिकल्स, उनसे हमें क्या पता चल रहा है कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये दो चीज़ें पता चल रही हैं। Now let's come on to part B. An alpha particle is made up of other particles. One of these particles is a proton. State and explain whether a proton is a fundamental particle. No, because proton is made up of quarks. ठीक है, hence it is not a fundamental particle. A radioactive source produces a beam of alpha particles in a vacuum. The average current produced by the beam is this. Calculate the average number of alpha
particles passing a fixed point in the beam in a time of this. Okay, the average current ये है, time ये है. Can we calculate the number of alpha particles? Yes. First of all बच्चों हम क्या करते हैं, I is equal to QT वाला फॉर्मूला लगाते हैं, Q over T वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी, और क्या निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज. I क्या है भाई, 6.9 इंटू 10 raised to the power -9. टाइम क्या है भाई, 1 मिनट, 1 इंटू 60 सेकेंड. दिस गिव्स यू व्हाट, द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज किसके बराबर आता है, 6.9 इंटू 10 raised to the power -9 इंटू 60. दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 414 इंटू 10 raised to the power -9 कूलम्स. सही है. अब मुझे पता है एक अल्फा पार्टिकल पे कितने प्रोटॉन्स होते हैं, एक अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, +2. और +2 का चार्ज किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to the power -19. So one alpha particle has a charge of 3.2 into 10 raised to the power -19. तो according to ratio method 414 into 10 raised to the power -19 के चार्ज के लिए how many alpha particles, let's label this as x, will be needed. कितने alpha particles चाहिए होंगे, can anyone calculate? 1.3 into 10 raised to the power 12 particles चाहिए होंगे. ठीक है, do remember this. Also one slight mistake that I notice here is that this is not -19, this is -9. Apologies for that, I have placed -9 here and copied it incorrectly there. So you just adjust it in your working कि यहाँ पे 414 into 10 raised to the power -9 है, not -19. Okay, let's move on to part D. The alpha particle in the vacuum in C enter a uniform electric field. The alpha enter the field with their velocity in the same direction as the field. Okay, state and explain whether the magnitude of the acceleration of an alpha particle due to the field increases, decreases or stays constant as the alpha particle move through the field. बच्चों मुझे बताओ, as we are moving through the field, जो force लग रही है वो किसके इक्वल होगी, E multiplied by Q. E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, Q क्या है, चार्ज. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट, हमारी फोर्स जो लग रही होगी दैट विल बी कांस्टेंट. फोर्स इज कांस्टेंट. ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो F इज इक्वल्स टू ma से वी नो कि इफ फोर्स इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल आल्सो बी कांस्टेंट, हेंस वी गेट आवर आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट E. A nucleus X is an isotope of nucleus Y. The mass of X is greater than the mass of Y. Both of the nuclei are in the same uniform electric field. State and explain whether the magnitude of the electric force acting on the nucleus X is greater than, less than or the same as that acting on nucleus Y. भाई इलेक्ट्रिक फोर्स किससे रिप्रेजेंट होती थी, F is equals to E into Q. तो E क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, Q क्या होता था, चार्ज. तो अगर आप आइसोटोप्स हो तो द नंबर ऑफ चार्ज और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द सेम. इफ द नंबर ऑफ चार्जेस या प्रोटॉन इज सेम, चार्जेस या प्रोटॉन्स सेम. ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फोर्स विल ऑल्सो बी सेम. इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेम, सिंपल एज दैट. ठीक है, इसमें इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बिलो एंड आई थिंक वी आर डन विद मई जून 21 का पास पेपर एज वेल. सही है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.